हेलो बच्चों। तो ये है पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द लास्ट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करने वाले हम इलेक्ट्रोलाइसिस से। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वाया नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस के बारे में पहली पार्ट में डिस्कस किया था। स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होते हैं जो अपने आप होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होते हैं इनको करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से एक्सटर्नल कंडीशंस को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल कंडीशन क्या प्रोवाइड करनी पड़ी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगानी पड़ी। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बैटरी लगानी पड़ी। देख सकते हैं आप बैटरी लगी हुई है, तो इसलिए क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होना चाहिए? रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो वाया नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए? क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक वेसल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप्ड रहती हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रोड एक वायर से कनेक्टेड रहती हैं। किससे? एक बैटरी से, है ना। एक ये बैटरी है। बैटरी के क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्स्ट्रा में। इसमें जो बड़ा एंड होता है वो पॉजिटिव एंड होता है, छोटा एंड वो नेगेटिव होता है। जिस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है वो एनोड कहलाती है और पॉजिटिव होती है। जिससे नेगेटिव कनेक्टेड है वो कैथोड कहलाती है। ठीक है, एनोड पे हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसमें जो लिक्विड भरा रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, और इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने पे आइदर कैटाइंस और एनाइंस निकलते हैं। अब यहाँ पर ये 10th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, यहाँ पे बहुत बेसिक बात होती है। कैटाइंस हमेशा जो भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होंगे, जितने भी कैटाइंस होंगे वो हमेशा मूव करेंगे अपोजिट चार्ज वाली इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो एनाइंस होंगे वो मूव करेंगे अपोजिट चार्ज वाली इलेक्ट्रोड की तरफ। तो कैटाइंस मूव करेंगे अपोजिट चार्ज वाली, कौन है? नेगेटिव। तो कैटाइन हमेशा मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड। सी से कैटाइन, सी से कैथोड, याद करने का सिंपल तरीका। और एनाइन हमेशा मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड। तो एनाइन और एनोड ए। ठीक है, तो ये अपना बेसिक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बहुत रेयर आते हैं, बट आते हैं। तो कैसे आते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे मोल्टन NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। आप ये बताइए कैथोड पे कौन मिलेगा? MCQ आएगा। ठीक है, तो कैथोड पे कौन मिलेगा? कैथोड पे कैटाइन मिलेगा। तो इसमें कैटाइन कौन है? Na है। तो Na हमको कैथोड पे मिल जाएगा। अब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, एक बार देख लेते हैं, है ना। कैटाइन कहाँ जाएगा? कैथोड पे। एनाइन कहाँ जाएगा? एनोड पे। साथ सीधे सीधे पता चली। अब कैथोड हाफ सेल या कैथोड हाफ रिएक्शन क्या होगा? कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो सोडियम क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। सोडियम +1 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें चेंज आएगा? सोडियम में। तो सिंपल। ठीक है, वेयरएज एनोड हाफ रिएक्शन क्या है? जो क्लोराइड आयंस होंगे ये वाले, है ना, ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और किसमें चेंज होंगे? क्लोरीन गैस में। तो क्योंकि क्लोरीन गैस Cl2 होती है, इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरीन गैस के अंदर। तो एनाइंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कैटाइंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और एक साथ होता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं इसे? रेडॉक्स रिएक्शन। और यही हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो बेसिक आपको बातें याद रखनी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसमें कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। उसके लिए छोटा सा बेसिक याद रख लीजिए, मोर देन इनफ है फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बस इतना ही है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने बोला कि कितना मास जाता है, ये कैसे पता चलेगा? अब यहाँ से आयंस जाके डिपॉजिट हो रहे हैं किस पे? इलेक्ट्रोलाइट पे। तो कितना मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, ये कैसे पता चलेगा? तो उसने इसके लिए अपना एक लॉ दिया, और उस लॉ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये हमारे पास 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना मास डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना चार्ज एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे गया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे, वो किसके इक्वलेंसी में शो करेंगे? उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है जितना मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो हमने देखा कि मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास फ्रॉम द वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड।
प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या लगेगा Z। Z क्या होता है? Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब जानते हैं Q क्या है। Q का फॉर्मूला हम जानते हैं सब, दो फॉर्मूले होते हैं, Q इज इक्वल टू NE एंड Q इज इक्वल टू IT। तो यहाँ पर क्या है, Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, I इंटू टी। I इज करंट एंड T इज टाइम, और टाइम को हमेशा लेना बेटा सेकंड्स में, है ना, भूलना मत। जब भी आप है ना फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ पे क्वेश्चन करो, तो सेकंड लॉ में तो जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट लॉ पे जब भी क्वेश्चन करो तो टाइम को हमेशा लेना है सेकंड में, है ना। अच्छा, इस Z क्या है? Z होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। फैराडे की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 96500 कूलम। तो हमने इक्विवेलेंट मास अपॉन 96। अब फिर एक और नई चीज आ गई, नहीं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है जो भी उस मेटल का जो इलेक्ट्रोड पे रखा हुआ है या जिसके बारे में हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, उसका मोलर मास को अपन क्या करेंगे, उस मेटल के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट जो स्पेसिफिक यहाँ जो लगता है वो फॉर्मूला यही है, इसलिए मैंने बस यही लिखा है। फालतू की चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल क्वालिटी को पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंट मास क्या है? मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन कैटाइन। तो जो भी चार्ज ऑन कैटाइन होगा वही उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर, मतलब इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करेगा। इसको एक्स फैक्टर भी कहते हैं, बट वो एक अलग चीज है। तो इक्विवेलेंट मास क्या है? मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन कैटाइन। यहाँ से इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इधर रखेंगे, इधर से Z निकालेंगे, इधर रखेंगे, एंड देन मास डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड आ जाता है हमारे पास। ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चंस करने चाहिए हमको फ्रॉम द एनसीईआरटी और अदर बुक्स। ये अच्छा अपना प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रोलाइसिस पे मास डिपॉजिट करने का। अब सेकंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है, बट इसको सेकंड लॉ की तरह कंसीडर किया जाता है। अब देखो सेकंड लॉ में क्या बोल रहे हैं, सेल एक ही है, सेल एक ही है, और उस पे हमें पता करना है कि एक इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में दूसरी इलेक्ट्रोड पे कितना डेपोजिशन हो रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप अगर सेल एक रख रहे हो तो करंट भी सेम होगा सेल के अंदर, और जो रेडॉक्स हुआ है उसका टाइम भी सेम होगा। तो यहाँ पर जो I और T है ये सेम है, तो मोल जो भी मास डिपॉजिट है ना हो रहा है एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके डायरेक्टली नेचर में क्रिएट होगा? Z के। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बस याद रखना है। अब Z के अंदर भी क्या है? इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 है। अब 96500 कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई इक्विवेलेंसी का कोई रेशियो होता नहीं है। तो अल्टीमेटली जो निकल के आता है हमारे पास वो ये आता है कि जो भी मास डिपॉजिट होता है एक इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, विच मींस हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है एनोड और कैथोड पे, वो उनके ऊपर जो मेटल है उसके इक्विवेलेंट मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरीके से हमने ये रेशियो बनाया, M1/M2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास 1/इक्विवेलेंट मास 2। मान के चलो अगर मेरा एक इलेक्ट्रोड जिंक का है, एक इलेक्ट्रोड मेरा कॉपर का है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मास ऑफ कॉपर, है ना, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, है ना, अपॉन मास ऑफ कॉपर, है ना, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। इस तरीके से अब क्या होगा, जनरली आपको 3 पार्ट दे रखे होंगे, एक पार्ट पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या है ना फैराडे लॉ पर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। अब जो अगला पार्ट है वो सारा थ्योरेटिकल है, आपको याद रखना है बहुत ही, है ना, एक एक छोटे छोटे एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। सेल्स एंड बैटरीज के ऊपर है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड देन, है ना, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और इसके जो मेन पार्ट जो रहेगा वो फैराडे ही रहेगा। चलिए डिस्कस करते हैं सेल्स एंड बैटरीज। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट है सेल्स एंड बैटरीज। बैटरीज और सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? सेल एक टाइप का अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल को आपस में कंबाइन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपन? सेल। जैसे एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल आपस में कंबाइन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेल। अगर इन्हीं सेल्स को हम कंबाइन करके सीरीज में पेश कर दें या लगा दें, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहते हैं? बैटरीज। ठीक है, बैटरी हमारी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी इस कैन बी यूज, प्राइमरी बैटरी जो होती है उसको हम बस एक ही बार यूज कर सकते हैं, वन टाइम यूज होती है, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी बैटरी के साथ ऐसा नहीं है, ये रिचार्ज की जा सकती है, इसलिए इसे मल्टीपल टाइम यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके एग्जांपल हमारे घर में मिलते हैं, जैसे ड्राई सेल, जैसे हम लेक्लांस सेल भी कहते हैं, वो हमारे घर में ही मिलता है। इतना लंबा सेल आता है,
जो हम अपने टॉर्चेस में रेडियोज में डालते हैं, हमने देखा होगा, वो क्या कहलाता है, लेक्लान सेल या ड्राई सेल, ठीक है। तो इसके यूजेस याद रखने, कहाँ यूज होता है, रेडियो एंड टॉर्चेस में, ठीक है। दूसरे सेल होते हैं बटन सेल या मरकरी सेल। आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसके अंदर छोटे छोटे से बटन शेप के सेल डाले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बटन सेल या मरकरी सेल, क्योंकि वो मरकरी के बने होते हैं, इसलिए मरकरी सेल होते हैं, रिस्ट वॉचेस में यूज होते हैं। अच्छा, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा था, ये हियरिंग एड, कान की जो मशीन होती है, सुनने वाली जो मशीन होती है, हियरिंग एड वाला जो सेल है वो कौन सा है, तो वो कौन सा सेल है, बटन सेल या मरकरी सेल। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेल पे। सेकेंडरी सेल हमारे के एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, जो घर में इन्वर्टर बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी कहलाती है। उसमें जो एनोड होता है वो लेड का बना होता है, और कैथोड में क्या होता है, ग्रिड्स लगी होती हैं लेड की, जिनके ऊपर PbO2 लेड ऑक्साइड की क्या होती है, कोटिंग रहती है। अब क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो लेड ऑक्सीडाइज करेगा, Pb से Pb+2 में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली कैथोड क्या करेगा, कैथोड अपना PbO2 का है, तो कैथोड Pb+4 स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें चेंज आएगा, Pb सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज आएगा, Pb+2 में, तो रिडक्शन हो जाएगा और इस तरीके से चेंज आएगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, 38% H2SO4, जो इसके लिए खतरा भी है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, लेड प्लस लेड O2 विल कंबाइन टू फॉर्म 2 Pb है, तो 2 Pb एक्वस बना देते हैं, ठीक है। दूसरी बैटरी है निकल कैडमियम बैटरी, तो ये हमारे क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी, इनको याद रख लेना है अच्छे से। अच्छा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 38% H2SO4 है, जो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होता है, इस सेल के अंदर H+ आयंस रिलीज होना चालू हो जाते हैं, और वो H+ आयंस क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना चालू कर देते हैं, और जैसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चालू होती है तो यही H2SO4 इस लेड के सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, और जो एनोड है और कैथोड है उनकी वर्किंग को रोक देता है। अगर एनोड और कैथोड पे अगर सॉल्ट जमा हो जाएगा तो एनोड कैथोड वर्क नहीं करेंगे, और एनोड कैथोड वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेल नहीं चलेगा, सेल मतलब एक पर्टिकुलर सेल बंद हो जाएगा, धीरे धीरे सारे सेल बंद हो जाएंगे और बैटरी भी काम करना बंद हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसलिए हम करना क्या करते हैं, हम डाइल्यूट करते हैं। आप जानते होंगे, आप घर की जो बैटरी होती है उसमें पानी डालते हैं, ठीक है, डिस्टिल वाटर डाला जाता है। वो डिस्टिल वाटर क्यों डाला जाता है, ताकि, या एसिडिफाइड वाटर क्यों डाला जाता है, ताकि जो अपना 38% H2SO4 है ये 38% ही रहे। तो ये अपना लेड स्टोरेज बैटरीज है जो इम्पोर्टेंट है। इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इन सब के जो यूजेस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब जो इन सब में भी और ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है फ्यूल सेल। क्या होता है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल होता है कंबक्शन। फ्यूल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल, जिसका मेन काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना यूजिंग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कैसे करता है, बाय कंबक्शन ऑफ हाइड्रोजन CH4 और भी बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स हैं उनको यूज करके। तो जो कंबक्शन होगा हाइड्रोजन CH4 का जो गैल्वेनिक सेल करेगा, उससे जो जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं अपन, उससे जो जनरेट होता है उसे कहते हैं अपन पानी। अब ये पानी एज अ वाटर या वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकालता है। सोचो अगर किसी सेल से ड्रिंकेबल वाटर बाहर आए तो वो अपने लिए कितना यूजफुल होगा। तो ये सही बात है कि फ्यूल सेल से जो पानी, फ्यूल सेल से जो नेट रिएक्शन देखो आप इसमें एट द एंड क्या निकल के आ रहा है, H2O। तो फ्यूल सेल का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, H2O। तो H2O एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो ये एक टाइप में अपने आप में एक है ना, एक बहुत एक्सपोनेंशियल बात हो गई, ठीक है। दूसरा, ये पॉल्यूशन फ्री है, इससे कोई भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होता, इससे डंपिंग वगैरह किसी भी चीज में पॉल्यूशन नहीं होता। तीसरी चीज, इससे जो एफिशिएंसी आती है वो हाईली, बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब काफी अच्छा है इसमें। तो उसे नॉर्मल यूज में क्यों नहीं लेते, इसे नॉर्मल यूज में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए इसको खरीदना काफी ज्यादा है ना एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए इसे यूज नहीं करते, ठीक है। अब थोड़ा सा केमिकल टर्म पे आ जाए, है ना। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उधर से ही बन जाते हैं और अपने यहाँ से काम चल जाता है, बट स्टिल अगर आ जाए तो कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन, एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे ऑक्सीजन। ऐसे ही फ्रेमवर्क होता है, एक बॉक्स होगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरी रहती है, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड रहता है, ठीक है। और ऊपर लोड लगा देते हैं ताकि पता चलता रहे कि सेल जा रहा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड की साइड, ठीक है। तो कैथोड पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन हमेशा कैथोड प्रोडक्शन करेगा और किसमें चेंज जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयंस में। और एनोड पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर लेता है, ऑक्सीजन, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, ठीक है। जो नेट रिएक्शन आता है वो क्या आता है, 2H2 + O2 2H2O, विच मींस पानी बाहर आ जाएगा। और पानी बाहर आ जाता है, ये ड्रिंकेबल वाटर होता है,
तो सर इसे यूज़ कहाँ करें, इतना एक्सपेंसिव है, इसको यूज़ करना है ये रेडियो जो सॉरी रेडियो कह रहा हूँ, ये रॉकेट्स जो होते हैं अपने जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें भेजते हैं, तब ये फ्यूल सेल का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और उधर जो मटेरियल नीड है वो वहाँ पैसा नहीं होता, वहाँ पर जो सब्सटेंस है उसकी नीड है। और सब्सटेंस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है स्पेस में, पानी की अवेलेबिलिटी, और वो हमारी आसानी से पूरी करता रहता है कौन, फ्यूल सेल। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अपना आप में एक बहुत बहुत ज़्यादा है ना एक्सपोनेंशियल चीज़ हो गई, जब अपन एक्सपेंसिवनेस को नहीं देखते हैं उस टाइम पे बहुत अच्छे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूल सेल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑल द सेल्स। ठीक है, एंड द लास्ट पोर्शन इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब किसी मेटल की टॉप लेयर का डिके होना चालू हो जाए ड्यू टू है ना ऑक्सीडेशन, है ना ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे अपन क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे मेटल या फिर आर्किटेक्चरल इंडस्ट्रीज के ऊपर। रीजन इज कि अगर मेटल की ऊपर की टॉप लेयर जाने लग जाएगी धीरे धीरे करके, तो उससे क्या होगा, उससे वो मेटल लूज की स्ट्रेंथ जो है लूज होने लग जाएगी। और आप जानते हैं सारी बिल्डिंग मटेरियल हो, व्हीकल हो, या और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम्स हो, उसके मतलब जगह हो, उधर क्या देखते हो आपके सब जगह पे मेटल यूज करते हैं। अब मेटल ही डिग्रेड हो जाएगा धीरे धीरे करके, स्ट्रेंथ खो देगा, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे किस पर, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इससे काफ़ी बिल्डिंग का लॉस होता है, काफ़ी लॉस होता है। तो कोरोजन क्या है ना, एक है ना नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी पूरी की पूरी है ना इंडस्ट्री के ऊपर, है ना जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो इसे रिमूव करने का बेस्ट मेथड है ना, हमारे पास कुछ है ना डिफरेंट टाइप के मेथड है, बट रीजन उनके पीछे एक ही है, वाटर का रेजिस्टेंस जिन जिन चीज़ों से होता है, या वेपर्स का रेजिस्टेंस जिन जिन चीज़ों से होता है, हम सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। आप जानते हैं वाटर इज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और जब वाटर पोलर कोवलेंट है तो वो पोलर कोवलेंट के साथ ही रिएक्ट करना ज़्यादा पसंद करता है, या पोलर कोवलेंट में ज़्यादा सोल्यूलाइज होने की कोशिश करेगा। बट अगर हम कैसे भी नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड को यूज़ कर दें, ठीक है, तो वो नहीं करता। तो अब सोचिए आपके नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड को यूज़ करना है अपने को मेटल पे, तो किस चीज़ की कमी हो जाएगी, है ना। आपको कोरोजन होने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन गैस है वो पेनिट्रेट कर जाए, लेकिन आपको वाटर को पहुंचने नहीं देना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना उसका रजिस्टर्ड मटेरियल। तो उसका रजिस्टर्ड मटेरियल क्या है, सारे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जैसे ऑयल हो गया, तो ऑयल क्या है, वाटर मिक्स नहीं होता, आप जानते हैं, तो ऑयलिंग कर दो उस मेटल के ऊपर, तो ऑयलिंग करने से भी क्या हो जाता है, वो मेटल सेफ हो जाता है। दूसरा है पेंटिंग, पेंटिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे नॉन पोलर कोवलेंट है, तो बेसिक सारे इन द सेंस कि बहुत जो ज़्यादा मास वाले हैं वो नॉन पोलर कोवलेंट है, तो उनको यूज करते हैं, तो उससे पेंटिंग कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा वाटर नहीं पहुंच पाता मेटल से, तो मेटल कुछ हद तक सेव हो जाते हैं। फिर होता है ग्रीसिंग, ग्रीस इज ऑल्सो है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो भी क्या करता है, हेल्प करता है हमको वाटर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में। ठीक है, और क्या तरीका है, और तरीका है कि एक जिस मेटल को हमको बचाना है उसके ऊपर किसी और मेटल को इलेक्ट्रोलाइज कर दिया जाए, या किसी और मेटल को है ना उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाए, उसको लाइनिंग कर दी जाए, तो वो मेटल डिग्रेड होगा, हमारा जो मेन मेटल है वो बच जाएगा। तो जैसे एक मेथड है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड मेटल होता है जिसको हमें बचाना है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो एक ये भी तरीका है जिससे हम अपने मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। इसमें एक पार्ट आता है रस्टिंग। अब रस्टिंग किस लिए बोला जाता है, रस्टिंग एक स्पेशल टर्म है जो केवल एक सिग्निफिकेंट मेटल के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है आयरन। जब कोरोजन आयरन के अंदर होता है तो उसे रस्टिंग कहा जाता है। तो इस रिलेवेंस को याद रखिएगा कि रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन ओनली, इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कोरोजन ओनली, और ये जनरली है ना एक सिग्निफिकेंट टर्म है जब आयरन के अंदर कोरोजन हो रहा हो, तो उस टाइम पे अपन स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं रस्टिंग, क्योंकि आयरन का एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल वैल्यू है अपने पूरी देश में और पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए अपन रस्टिंग का यूज करते हैं, अदरवाइज तो कोरोजन ही मेन एस्पेक्ट। ठीक है, तो यही हमारा पूरा का पूरा चैनल का सेक्शन है, और आपका पूरा चैप्टर का सेक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहीं खत्म होती है ना। अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और ये अपना तीसरा और आखिरी चैप्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो तीन ही चैप्टर से आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स। और कंपैरेटिवली इफ बात की जाए लेंथ ऑफ द चैप्टर में, तो मे बी शायद 2 ही पार्ट में हमारा
केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाए। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट छोटा होने के साथ उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा है, तो उसको अपन डील करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1 के साथ। धन्यवाद।